हेलो गाइस, आज हम सब पढ़ेंगे MPPSC मेंस जियोग्राफी सिलेबस डिकोडेड, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी जियोग्राफी सिलेबस को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है और साथ ही आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स किस प्रकार से प्रिपेयर करना है जियोग्राफी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का खंड ब भूगोल। इस पाठ को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है या फिर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। यह आपको MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बताएंगे प्रथम प्रश्न पत्र का खंड ब भूगोल का, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में विश्व का भूगोल, प्रमुख भौतिक लक्षण, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, विश्व की जलवायु, ये 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं विश्व के भूगोल में। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी टॉपिक को छूना नहीं है। आप इस 3 टॉपिक्स में ही कवर कर दीजिएगा विश्व के भूगोल को। अब इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी दिए हैं, बहुत ही डिफाइन किया हुआ है सिलेबस। तो आप इसमें कर सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद, ये वाले टॉपिक्स आपको दिए हैं। इन टॉपिक्स को आपको और सब टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा। जैसे पर्वत है तो कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं पूरे विश्व में, कहाँ कहाँ पर स्थित है, उनके नाम क्या है, कहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इनकी श्रृंखलाएं फैली हुई है, कौन सी श्रृंखला सबसे ऊंची है, कौन सी सबसे लंबी है। इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़ना होगी। कितने टाइप्स हैं पर्वत के। पर्वत पठार की बात करें तो वैसा ही सेम आपको करना है। मैदान, नदियाँ, झीलें, ये सारी चीज़ें। नदियों में नदी तंत्र आपकी आ जाती है। नदी तंत्र कितने प्रकार के हो गए हैं, पूरे विश्व के आपको कवर करते हुए चलना है। झीलें, हिमनद, इनके एक एक सब टॉपिक को आपको देखना होगा। तो आपको ये मिल जाएगा, या तो NCERT से आप देख लेंगे, इसे कवर कर लेंगे, या फिर आप महेश बर्णवाल की जो बुक आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसमें से आप कवर कर सकते हैं। या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए आप जिस लियों को कवर में आप प्रेफर कर सकते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। NCERT से आप इसके जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर सकते हैं, और महेश बर्णवाल से आप 3 नंबर्स के जो भी 3 मार्कर्स जो भी आते हैं इससे रिलेटेड, उसे कवर कर सकते हैं। आप फैक्ट्स कवर कर सकते हैं इससे। इसके बाद भौगोलिक घटनाएं अगर हम देखें तो कुछ भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, क्रिया, चक्रवात, ये वाली चीज़ें आई जाएगी। अगर आप भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप को मापा कैसा जाता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन से भूकंप के क्षेत्र होते हैं, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से भूकंप के क्षेत्र हैं, वो आपको बताने होंगे। सुनामी कहाँ कहाँ आती है, क्यों आती है, ज्वालामुखी क्रिया क्यों हो रही है, क्या क्रिया पूरी प्रक्रिया आपको बतानी पड़ेगी। ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी है, प्रशांत महासागर के पास जैसे ज्वालामुखी का पूरा बना हुआ है एक वृत्त, तो वो किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीज़ें। और चक्रवात की बात करें अगर हम, तो आपको बवंडर्स बताने पड़ेंगे। चक्रवात जो भी बन रहे हैं कैसे बनते हैं, कैसे निम्न दाब, उच्च दाब, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी। और विश्व की जलवायु की बात करते हैं अगर हम, तो जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु एवं परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। आपको सीधा सीधा ये टॉपिक है, जलवायु है, फिर जलवायु से रिलेटेड आप कर लो, फिर ऋतुएं हैं उससे रिलेटेड आप कर लो। वर्षा का वितरण है तो वर्षा का वितरण कितने प्रकार से है, कहाँ कहाँ पर है। जलवायु प्रदेश कर लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव। इसके बाद आते हैं हम इकाई 2 पे। अब आपको इकाई 2 पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है, भारत का जियोग्राफी है। तो आपको भारत के जियोग्राफी को बहुत ही माइन्यूट तरीके से करना होगा, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी आपका कवर हो जाएगा, साथ ही साथ मेंस में भी कवर हो जाएगा। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं MP से रिलेटेड भी हैं कुछ कुछ, जैसे आप भू आकृतिक प्रदेश हो गए, जलवायु हो गई, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो कहीं ना कहीं ये MP से भी रिलेटेड है। तो आपको आप अगर आप यहीं पर अच्छे से कर लेते हैं तो MP का भी आपका सिलेबस पूरा पूरा हो जाता है।
इसमें भी सेम चीज़ें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद, जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में किया था वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कहीं और नहीं जाना है। भू आकृतिक प्रदेश, तो आप जब भौतिक स्वरूप करते हैं तब भू आकृतिक प्रदेश भी आपका हो जाएगा। आपको नॉर्मल सा बताना है कि कहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा आप मैदानी भाग है, कौन सा पठारी भाग है, कौन सा तटीय मैदान है, ये मरुस्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, ये बताने होंगे। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश। मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई है वो बताना है। एल नीनो क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है इसकी, ये बताना है। साथ ही ऋतुएं और वर्षा का वितरण। जब आप विश्व की जलवायु करते हैं तब साथ ही आप भारत की जलवायु भी कर लीजिएगा, तो आपका एक साथ प्रिपेयर हो जाएगा। आप इन्हें इंटीग्रेटेड करते चलें। अगर आप पर्वत पढ़ रहे हैं तब आप भारत के भी पर्वत पढ़ लीजिएगा, जब आप पठार पढ़ रहे हैं विश्व के तब आप भारत के भी पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अगर कवर करते जाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। अब जब प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो उनके प्रकार और उपयोग। प्रकार में आप नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बता सकते हैं। जल हो गया, ये नवीकरणीय में आते हैं। शैल एवं खनिज हो गए, ये अनवीकरणीय में आते हैं। इनके उपयोग क्या क्या हैं, तो इससे रिलेटेड आप बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये सारी, तो इसको आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, वितरण, घनत्व, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, किस प्रकार हो रही है, वितरण कैसा है जनसंख्या का घनत्व कैसा है, लिंगानुपात कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका जो भी सूत्र वगैरह होते हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। साक्षरता कहीं पर ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, प्रवास कहाँ पर प्रवास ज़्यादा होता है, क्यों होता है प्रवास, उद्योगों के लिए जैसे रोज़गार खोजने के लिए प्रवास होता है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या कैसी, ग्राम में कैसी है, नगर में कैसी है, ये सभी आपको प्रिपेयर करना है। आपको ये सारे, अगर आप 2019 के लिए कर रहे हैं तो आपको ये करने होंगे 100 वर्ड्स में, और अगर आप इसे 2020 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 50 वर्ड्स में। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसे आपको बहुत ही सिंपल, आपको सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो वो सारा आप कर लोगे तो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग भी करने हैं। ये क्या होता है, इससे संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड संभावनाएं, जो भी भविष्य में संभावनाएं इससे बन रही हैं वो, और उसका महत्व। अगर भविष्य में संभावनाएं हैं तो उसका महत्व भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा। उद्योगों का स्थानीयकरण कैसे करते हैं, इसका महत्व। उद्योग की पूर्ववर्ती अग्रवर्ती आवश्यकता। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया है कि जब उद्योग स्थापित करते हैं तब इससे क्या क्या आवश्यकताएं लगती है, और जब अग्रवर्ती, जब इसे स्टार्ट हो जाता है, जब ये शुरू हो जाता है कोई उद्योग, तब इसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है। जैसे बिजली हो गया, जल हो गया, एक स्थान हो गए, श्रम हो गया, भूमि हो गई, तो ये क्या हो गए हैं, इसकी आवश्यकताएं हो गई है उद्योग की। तो अगर संभावनाएं हैं तो इनकी कुछ आवश्यकताएं भी हैं, तो इनकी मांग की पूर्ति भी करना आपको ज़रूरी हो गया। मांग पूर्ति प्रबंधन भी करना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी यूनिट 1 और यूनिट 2 की। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 की। हम मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करते हैं यूनिट 3 में। मध्य प्रदेश का यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको करना है प्रमुख भू आकारिकीय प्रदेश, जिसमें आती है नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, है ना, आपको ये करने हैं। मध्य प्रदेश की बात करना है यहाँ पर आपको पूरा, आपको क्या क्या करना है मध्य प्रदेश में। भू आकारिकी, जो भी घाटियाँ हैं, जैसे नर्मदा घाटी हो गए, मालवा पठार हो गए। नर्मदा घाटी किस प्रकार की भ्रंश घाटी है, तो किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सारी नर्मदा नदी बहती है यहाँ पर, वो बताना होगा।
कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है, क्या बनाती है रास्ते में, उसके जो भी चीज़ें आती है उसके मार्ग में जो जो चीज़ वो जलप्रपात बना रही है या फिर कुछ भी, नर्मदा घाटी आपको पूरी प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हो गई, तो ये करना है। मालवा का पठार की बात करें तो मालवा के पठार में जो खनिज संसाधन मिल रहे हैं तो इसे बताना होगा हमें यहाँ पर। तो इसका महत्व आपको करना है सीधे सीधे, ठीक है। अब करते हैं हम अगली बात, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु की। प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जो भी मिल रही हैं आपको वो सारी करनी पड़ेगी। आप जब जलवायु को करते हैं प्रिपेयर वर्ल्ड में या फिर इंडिया में या फिर एमपी में, तो आपको बिल्कुल इकट्ठा ही करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे आप कि पहले वर्ल्ड की पढ़ ली, फिर इंडिया की पढ़ ली, फिर एमपी की, नहीं। ऐसे में आपका टाइम भी जाएगा और फिर आपको समझने में भी परेशानी होगी। अगर आप पहले वर्ल्ड की कर लेते हैं तो आपकी इंडिया की ऑलमोस्ट हो जाती है, और अगर आप इंडिया की करते हैं तो आपकी एमपी की ऑलमोस्ट हो जाती है। तो अगर आप वर्ल्ड की पढ़े थे, अब इंडिया की भी और मध्य प्रदेश की भी साथ में पढ़ते चलें, तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा। मृदा की बात करते हैं हम, तो मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। मृदा की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर गुण करने हैं। गुण जो है ये तीनों गुण, इनको 100 वर्ड्स में आपको करने पड़ेंगे, 100 शब्द में आपको पूरे करने पड़ेंगे, 100 वर्ड्स में। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आपको 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अगर आप 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो या फिर देने वाले हैं तो 5 मार्क्स और 11 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करना है। सिर्फ 100 वर्ड्स में अगर आप याद कर लेते हैं ऐसे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो जैसे हमने इंडिया में खनिज और ऊर्जा संसाधन देखे थे, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार और उपयोग, तो यहाँ पर भी पूरा वैसा का वैसा आपको प्रिपेयर करना है। इसके साथ आपको इसका वितरण भी देखना होगा कि कौन सा खनिज को कहाँ पर पाया जा रहा है, ऊर्जा संसाधन कहाँ पर कौन सा है, तो ये आपको करना होगा। तो ये आपके इंडिया का जब कवर करें तब आप एमपी का भी कवर कर लीजिएगा। प्रमुख उद्योग की बात करें तो कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, जैसे हमने खाद्य प्रसंस्करण में उद्योग पढ़े थे, सेम वैसा ही आपको यहाँ पर भी करना है। राज्य की जनजातियों की अगर मैं बात करूँ तो आपदाग्रस्त जनजातियों की विशिष्ट संदर्भ में आपको ये पढ़ना होगा। राज्य की जनजातियों में जो आपदाग्रस्त हैं, खास तौर पर जनजातियाँ तो बहुत हैं यहाँ पर एमपी में, तो आप ज़्यादा आपको यहाँ पर वाटर और डिजास्टर मैनेजमेंट करना है सीधा सा, और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसे कुछ दिनों में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। सीधा सा आपको एक एक टॉपिक उठाना है। अगर पेयजल की बात करें तो आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण। आपको बस ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आपको बस ये नेट पर सर्च करके भी मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से मिल जाएंगे ये आपको। तो आपूर्ति में पेयजल की आपूर्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है, जल की अशुद्धि के कारण क्या क्या हैं, जल अशुद्ध क्यों होता है, ये गुणवत्ता प्रबंधन, अगर जल की गुणवत्ता को प्रबंधित रखना है अर्थात उसे गुणवत्ता को मेंटेन करके रखना है तो कैसे रखेंगे। जल प्रबंधन, भूजल, जल संग्रहण, भूजल यानी भूमिगत जल जो होता है उसका संग्रहण कैसे करोगे आप। अगर वर्षा होती है तो उसे वाटर हार्वेस्टिंग से संग्रहण करके रखेंगे हम लोग, तो ऐसा बताना होगा आपको। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं जो अभी हो रही हैं या फिर होने वाली, जैसे हो गया भूकंप, सुनामी, ये सारी आपदाएं आपको करनी है प्राकृतिक में। और मानव निर्मित में आपदाएं जैसे हो गई, कोई भी गैस लीकेज हुआ, जैसे विशाखापट्टनम में अभी हुआ है, तो वो गैस लीकेज क्या है, मानव निर्मित एक आपदा है। या फिर बांध कोई टूट जाता है तब अचानक बाढ़ आ जाती है तो मानव निर्मित आपदा हो गई। ये वाली आपदाएं आपको करनी है मानव निर्मित आपदा में। और प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति द्वारा घटित हो रही हैं वो आपदाएं आपको करनी होंगी। आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं, जो भी अवधारणा इससे रिलेटेड है आपदा प्रबंधन से, जैसे आपको ये प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये आपको करना चाहिए, और मतलब इस तरीके से चीज़ें आपको आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं में मिलती है। विस्तार की संभावनाएं,
अगर कोई अवधारणा है इसे विस्तारित कैसे करेंगे ये, और विशिष्ट खतरे और उनका शमन। जो भी खतरे पैदा हो रहे हैं आपदाओं से, उनको पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए आप क्या क्या करोगे, ये आपको देखना होगा। सामुदायिक योजनाएं, संसाधन मानचित्रण, राहत, पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार और जीवन रक्षा हेतु दक्षता। ये सारी चीज़ें आपको नेट पर मिल जाएंगी, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। अगर आपको कोई कोचिंग के नोट्स में मिल जाता है तो ठीक है, और यदि आपके पास कोचिंग के नोट्स नहीं है तो आप इसे नेट से आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको सीधे से गूगल पर ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी चाहिए, और जो भी आपको लिंक्स मिलती हैं उससे आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स सिर्फ 100 वर्ड्स के होने चाहिए अगर आप 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 50 वर्ड्स के जो नोट्स हैं वो इनफ होंगे एक एक टॉपिक। अगर आप संसाधन मानचित्रण लिख रहे हैं तो जो भी इससे ये क्या है, क्यों है, जो भी आप इसके बारे में लिख रहे हो तो 50 वर्ड से इनफ हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है आगे। इकाई 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो भूगोल के आधुनिक तकनीक ये देखनी होगी, आधुनिक तकनीक देखनी होगी आपको, ठीक है। सुदूर संवेदन, GIS, GPS जो भी है इसमें, तो ये आपको अभी कोई भी बुक में नहीं मिलेगा ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगी साइंस के बुक में। साइंस की जो TMH की बुक आती है वो आप रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। TMH में जा सकते हैं, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ये TMH की जो बुक है ये आपको साइंस की जो पेपर 3 जो है साइंस का, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रखता है TMH की बुक। और यदि आपके पास TMH की बुक नहीं है और आप इसे नेट से कवर करना चाहते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो से कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा, सुदूर संवेदन है, उसके सिद्धांत तो हो गए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ये आपका पूरा साइंस से रिलेटेड होगा, है ना। घटक और उसके उपग्रहों के प्रकार वगैरह, सुदूर संवेदन के उपयोग जो हो गए हैं, क्या क्या उपयोग होता है इसका मोबाइल फ़ोन्स में, है ना। तो इस तरीके से घटक एवं उपयोग हो गए इसके GIS के, भौगोलिक सूचना प्रणाली और भौगोलिक पोजीशनिंग, GPS, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा ये वाला आपका यूनिट 5 भी, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है और अभी जो ट्रेंड्स में चल रहा है कि क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अभी ज़्यादा अपना रही है हमारी सरकार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। तो इस तरीके के लिए यूनिट 5 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो करेंट में टॉपिक्स चल रहे हैं आपको उन्हें भी देखना होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आता है तो इसे लाइक करें,